हम सब रोज खाना खाते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी सोचा है कि इस खाने में जो एनर्जी है, जो ताकत है, वो आखिर आती कहाँ से है? आज हम इसी अनदेखी यात्रा पर चलेंगे, एक ऐसी सफर पर जो सूरज से शुरू होती है और सीधे हमारी थाली तक पहुंचती है। तो सवाल वही है, हमारी प्लेट में जो खाना है उसमें एनर्जी आ कहां से रही है? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब हमें प्रकृति के एक बहुत ही कमाल के सिस्टम की तरफ ले जाता है। तो चलिए इस एनर्जी के सफर को समझने के लिए सबसे पहले फूड चेन यानी कि आहार श्रृंखला को समझते हैं। ये क्या है? ये असल में एनर्जी के बहने का एक सीधा सा रास्ता है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी तक। अच्छा, तो फूड चेन या आहार श्रृंखला को ऐसे समझिए कि ये जीवों की एक लाइन है। इसमें हर जीव अपने से ठीक नीचे वाले जीव को खाकर एनर्जी लेता है। ये एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का एक आप कह सकते हैं एक सीधा सा हाईवे है जो एक जीव से दूसरे जीव तक जाता है। अब इस चेन के अलग अलग लेवल्स होते हैं जिन्हें हम ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। सबसे पहले सबसे बुनियाद में है प्रोड्यूसर्स, मतलब हमारे पेड़ पौधे। ये सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी शाकाहारी जीव जो इन पौधों को खाते हैं। इनके ऊपर हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये मांसाहारी होते हैं जो शाकाहारियों को खाते हैं। और फिर सबसे टॉप पर आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स जो दूसरे मांसाहारी जानवरों का शिकार करते हैं। तो ये तो हो गई चेन की बात। अब आते हैं एनर्जी के फ्लो पर, और यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि ये जो एनर्जी का बहाव है ना, ये उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। इस चेन के हर एक कदम पर एक छिपी हुई कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत क्या है? वो ये है कि हर लेवल पर एनर्जी कम होती जाती है। जी हाँ, एनर्जी का लॉस होता है। मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल तक कभी भी पूरी की पूरी एनर्जी पहुंच ही नहीं पाती। तो सवाल ये है कि कितनी एनर्जी अगले लेवल तक पहुंचती है? सिर्फ 10%, बस 10%। सोचिए जरा, इसी को 10% रूल कहते हैं। मतलब 90% एनर्जी कहीं और चली जाती है। और इसी 10% के नियम की वजह से फूड चेन्स ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। आखिर क्यों? क्योंकि जो 90% एनर्जी गायब हो रही है वो जीवों के अपने काम में खर्च हो जाती है, जैसे डाइजेशन में, बढ़ने में, चलने फिरने में, और बहुत सारी एनर्जी गर्मी के रूप में निकल जाती है। तो बस 3-4 लेवल के बाद अगले जीव के लिए इतनी कम एनर्जी बचती है कि उसका गुजारा ही नहीं हो सकता। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये पूरा का पूरा सिस्टम सूरज से आने वाली टोटल एनर्जी के सिर्फ 1% हिस्से पर टिका है। सिर्फ 1% एनर्जी ही है जिसे पौधे पकड़कर खाने में बदल पाते हैं। मतलब पूरी कहानी की शुरुआत ही इतने छोटे से हिस्से से होती है। लेकिन देखिए, असल जिंदगी में प्रकृति इतनी सीधी साधी लाइन में नहीं चलती। असलियत तो ये है कि जिंदगी के कनेक्शंस कहीं ज्यादा उलझे हुए और कॉम्प्लेक्स होते हैं। और यहीं पर एक सीधी सी चेन से हम पहुंचते हैं फूड वेब यानी आहार जाल तक। अब फूड चेन और फूड वेब में फर्क क्या है? फर्क बहुत साफ है। फूड चेन एक सीधी सी गली की तरह है, तो फूड वेब किसी बड़े शहर के सड़कों के जाल जैसा है। चेन में एनर्जी का एक ही रास्ता है, लेकिन वेब में एनर्जी के बहने के लिए कई रास्ते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि असल दुनिया में ज्यादातर जानवर सिर्फ एक चीज नहीं खाते। एक जीव को 2-3 तरह के दूसरे जीव खाते हैं, और वो खाने वाले जीव भी आगे जाके कई और जीवों का खाना बनते हैं। इसी से ये पूरा घना कॉम्प्लेक्स जाल तैयार होता है। मगर ठहरिए, इस एनर्जी के हाईवे पर सिर्फ एनर्जी ही सफर नहीं करती, इसके साथ एक अनचाहा मेहमान भी है। और यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है, और वो है हमारे खाने में मौजूद केमिकल्स। इस खतरनाक प्रोसेस का एक नाम है बायोमैग्निफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कुछ केमिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स या कीटनाशक जो कुदरती तौर पे खत्म नहीं होते, वो फूड चेन में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं और ज़्यादा जहरीले और कॉन्सेंट्रेटेड होते जाते हैं। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, ये खतरनाक केमिकल्स जैसे कीटनाशक पानी या मिट्टी में मिल जाते हैं। पौधे इन्हें सोख लेते हैं। फिर कोई शाकाहारी जानवर आता है और ऐसे बहुत सारे पौधे खाता है, तो वो सारा केमिकल उसके शरीर में जमा हो जाता है। फिर जब कोई मांसाहारी उस जानवर को खाता है तो जहर की मात्रा और भी बढ़ जाती है। और क्योंकि हम इंसान अक्सर इस फूड चेन के टॉप पर होते हैं, तो इन खतरनाक केमिकल्स की सबसे ज्यादा मात्रा हमारे ही शरीर में जमा हो जाती है।
तो ये सब जानना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इन केमिकल्स के अंश हमारे रोज़ के खाने में मिल सकते हैं। गेहूं में, चावल में, सब्जियों में, फलों में, यहाँ तक कि मीट में भी। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ये जो केमिकल्स हैं, इन्हें आप बस पानी से धोकर हटा नहीं सकते। ये खाने के अंदर तक समा जाते हैं, उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि अगली बार जब खाने की प्लेट सामने आए तो एक पल रुककर ये जरूर सोचना चाहिए कि हम जो खाना खा रहे हैं, क्या हम सिर्फ खाना ही खा रहे हैं या उसके साथ ऑक्सीजन, कुछ हम सब जानते हैं ना, वो गैस जो हमें जिंदा रखती है। पर क्या हो अगर इसी एलिमेंट का एक दूसरा रूप हमारे लिए जहरीला हो? तो चलिए आज इसी कमाल की पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, एक तो है हमारी सांसों वाली ऑक्सीजन, O2। इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। और फिर बस एक और ऑक्सीजन एटम इसमें जोड़ दीजिए और बन जाता है ओजोन, O3। और ये पता है, ये एक जहरीली गैस है। मतलब एक जिंदगी देता है तो दूसरा नुकसान पहुंचा सकता है। आखिर ये मुमकिन कैसे है? पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। यही जहरीली गैस जब हमारे सिर के बहुत बहुत ऊपर आसमान में चली जाती है तो एक हीरो बन जाती है, हमारे प्लैनेट के लिए एक रक्षक। ये बन जाती है पृथ्वी का अदृश्य कवच। इसी को हम कहते हैं ओजोन परत या ओजोन लेयर। मतलब ये हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से में एक ऐसी जरूरी लेयर है जो पृथ्वी को सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ये एक तरह से हमारे प्लैनेट का सनस्क्रीन है। तो हमें इस शील्ड की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि ये जो यूवी रेज होती है ना, ये हम सबके लिए, मतलब हर जीव के लिए बहुत खतरनाक है। इंसानों में तो ये स्किन कैंसर तक कर सकती हैं। तो सोचिए, ये ओजोन लेयर असल में हमारी जान बचा रही है। तो अब सवाल ये है कि भाई ये सुरक्षा कवच बनता कैसे है? कोई जादू तो है नहीं। असल में ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे आसमान में लगातार अपने आप चलता रहता है। चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, सूरज से तेज यूवी किरणें आती हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी O2 से टकराती हैं। इस टक्कर से क्या होता है? ये O2 मॉलिक्यूल दो अलग अलग ऑक्सीजन एटम्स में टूट जाता है और फिर ये अकेला ऑक्सीजन एटम एक और O2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर बना देता है ओजोन यानी O3। बस हो गया हमारा कवच तैयार। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर फिर कहानी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। साइंटिस्ट ने देखा कि हमारे इस सुरक्षा कवच में एक छेद हो रहा है। अब ये कोई असली वाला छेद नहीं था, बल्कि ये परत बहुत तेजी से पतली होती जा रही थी। ये बात है 1980s की। उसी दौर में साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि एटमॉस्फेयर में ओजोन की मात्रा अचानक बहुत तेजी से गिर रही है और बस पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल बन गया। लेकिन हो क्या रहा था हमारे इस कवच को? अचानक इसे कौन नुकसान पहुंचा रहा था? कौन इसे कमजोर कर रहा था? और जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला था। ओजोन की मात्रा तेजी से घट तो रही थी, पर इसकी वजह कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि हम खुद थे, हमारी अपनी हरकतें। और इसके विलेन थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या शॉर्ट में CFCs। ये वो केमिकल्स थे जिन्हें इंसानों ने बनाया था और इनका इस्तेमाल कहाँ होता था? हमारे फ्रिज में, AC में ठंडक पैदा करने के लिए, आग बुझाने वाले सिलेंडर्स में। मतलब हमारी रोज की जरूरतें ही हमारे सुरक्षा कवच को तबाह कर रही थी। पर जब इंसानियत पर इतना बड़ा खतरा मंडराया ना, तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इस मुसीबत से लड़ने के लिए पूरी दुनिया एक हो गई। साल था 1987 और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP में एक हिस्टोरिक अग्रीमेंट हुआ। दुनिया के सारे देश एक साथ आए और उन्होंने मिलकर फैसला किया कि CFCs का प्रोडक्शन अब कंट्रोल करना होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। तो देखिए ये पूरा सफर कैसा रहा। 1980s में हमें प्रॉब्लम का पता चला, 1987 में पूरी दुनिया ने मिलकर इसका सॉल्यूशन निकाला और आज का नतीजा ये है कि दुनिया की हर कंपनी को CFC फ्री फ्रिज बनाना ही पड़ता है। ये मैंडेटरी है। तो ओजोन लेयर की ये कहानी सिर्फ साइंस की कहानी नहीं है, ये तो आसमान से मिला एक बहुत बड़ा सबक है हम सबके लिए। ये कहानी एक पावरफुल एग्जाम्पल है इस बात का कि जब पूरी दुनिया एक साथ आ जाए तो बड़े से बड़े एनवायरमेंटल क्राइसिस को भी सॉल्व किया जा सकता है। ये एक उम्मीद भरी कहानी है। और आखिर में एक सवाल जो बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हम सब ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक हुए, क्या आज हमारे सामने जो दूसरी बड़ी चुनौतियां हैं उनके लिए भी हम ऐसे ही एकजुट हो सकते हैं?
जरा रोज सोचिए। हम सब जाने अनजाने में अपने पीछे एक निशान छोड़ जाते हैं। एक ऐसा निशान जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं, लेकिन जब हम कोई चीज कूड़ेदान में फेंकते हैं तो उसकी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि असल में तो वहीं से शुरू होती है। तो हमारे कचरे के साथ आखिर होता क्या है? चलिए आज इसी के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। तो सवाल यही है, उन चीजों का होता क्या है जिन्हें हम हर रोज फेंक देते हैं? वो बस यूं ही गायब तो नहीं हो जाती है ना? असल में वो एक ऐसी यात्रा पर निकल जाती हैं जिसका हमारे पर्यावरण पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जरा एक बार सोचिए, एक आम दिन में हमारे घरों से क्या क्या निकलता है। किचन से सब्जियों के छिलके, इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती, दूध के खाली पैकेट, रद्दी कागज, दवा की खाली शीशियां, पुराने फटे हुए कपड़े और हाँ, टूटे हुए जूते भी। ये लिस्ट तो बस चलती ही जाती है, नहीं? अच्छा, तो इस सारे कचरे को समझने के लिए इसे दो बड़े हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक वो जिसे प्रकृति कह सकते हैं कि अपना लेती है, और दूसरा वो जो बड़ा जिद्दी है, जो जाता ही नहीं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर हमारे कचरे की दो किस्में हैं। एक है जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल, और दूसरी है अजैव निम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक वो है जिसे कुदरत आसानी से तोड़कर मिट्टी में मिला देती है, और दूसरा वो है जो सालों साल सदियों तक हमारे पर्यावरण में वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। तो ये बायोडिग्रेडेबल है क्या चीज? सीधी सी बात है, ये वो पदार्थ हैं जिन्हें प्रकृति के छोटे छोटे कारीगर मतलब बैक्टीरिया जैसे जीव आसानी से हजम कर जाते हैं, जैसे सब्जियों की छिलके या कागज। और फिर दूसरी तरफ है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये वो जिद्दी मेहमान हैं जिन पर कुदरत की किसी भी जैविक प्रक्रिया का कोई असर ही नहीं होता। ये बस पड़े रहते हैं बिना किसी बदलाव के। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब बड़ा मजेदार है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा शरीर अलग अलग तरह का खाना पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम बनाता है ना? ठीक उसी तरह प्रकृति में मौजूद छोटे छोटे जीव भी खास तरह के कचरे को तोड़ने के लिए खास एंजाइम इस्तेमाल करते हैं। और मुश्किल ये है कि प्लास्टिक जैसी इंसानी बनाई चीजों के लिए उन जीवों के पास कोई एंजाइम है ही नहीं, मतलब उनके पास इसे तोड़ने का कोई औजार ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? ये कचरा आखिर जाता कहाँ है? गायब क्यों नहीं होता? यहीं से असल मुश्किल शुरू होती है। ये है अजैव निम्नीकरणीय कचरे की लंबी और अक्सर हानिकारक कहानी। जैसा हमने अभी समझा, प्लास्टिक जैसी चीजों को बैक्टीरिया पचा ही नहीं सकते। उनके पास इसके लिए सही जैविक चाबी नहीं है। इसीलिए प्लास्टिक जहां भी फेंका जाता है बस वहीं पड़ा रहता है। और इसका नतीजा? ये चीजें हमारे पर्यावरण में बहुत बहुत लंबे समय तक बनी रहती हैं। और ये सिर्फ पड़ी नहीं रहती, बल्कि अक्सर हमारे पूरे इकोसिस्टम को, हमारे पेड़ पौधों, जानवरों, पानी, सबको नुकसान पहुंचाती हैं। चलिए इस पूरी बात को एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। एक कप की कहानी, और ये कहानी है भारतीय रेलवे की। इससे हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे छोटे छोटे फैसले भी कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। सोचिए जरा, पहले ट्रेनों में कांच के गिलास चलते थे, धोए फिर इस्तेमाल किए, सिंपल। फिर लगा कि अरे ये हाइजीनिक नहीं है, तो आ गए प्लास्टिक के कप, इस्तेमाल करो और फेंको। लेकिन इससे प्लास्टिक का पहाड़ खड़ा हो गया, तो सोचा गया चलो कुल्हड़ लाते हैं, मिट्टी के कप। अच्छा आइडिया था, पर उसके लिए तो उपजाऊ मिट्टी की बलि चढ़ानी पड़ती, वो एक और समस्या। और अब हम कागज के कप इस्तेमाल कर रहे हैं। हर बार एक समस्या का समाधान एक नई समस्या ले आया। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। प्लास्टिक के मुकाबले डिस्पोजेबल कागज के कप इस्तेमाल करने के क्या फायदे हो सकते हैं, या क्या ये भी बस एक समस्या का कोई दूसरा रूप है? ये सोचने वाली बात है। और ये कप की कहानी सीधे सीधे हमारी जिम्मेदारी की तरफ इशारा करती है, क्योंकि बात सिर्फ सरकार या बड़ी कंपनियों की नहीं है, बात हम तक आती है। कुछ सवाल हैं जो हम सबको खुद से पूछने चाहिए। एक पल को रुक कर सोचे, हमारे अपने घर से हर दिन कितना कचरा निकलता है, और उससे भी जरूरी, उसमें से कितना बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कितना प्रकृति में वापस मिल जाएगा और कितना यहीं रह जाएगा सदियों के लिए। तो फिर हम कर क्या सकते हैं? इस कचरे को सही तरीके से ठिकाने लगाने के लिए, इसके निपटान के लिए क्या कुछ तरीके सोचे जा सकते हैं? हमारे लेवल पे क्या मुमकिन है? और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है। ये एक सीधी सी लेकिन कड़वी सच्चाई है।
जैसे जैसे हमारी जिंदगी बेहतर और आसान हुई है, हमने धरती पर कचरे का बोझ उतना ही बढ़ा दिया है। और ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचना होगा।